नमस्कार। हम सब के अंदर ना एक आवाज है जो लगातार चलती रहती है। कभी तारीफ करती है, कभी डांटती है। हमारे हर काम पर उसकी एक टिप्पणी होती है। ये है हमारी अंदरूनी आवाज। जी बिल्कुल। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, और इसे समझना बहुत जरूरी है। इसे आंतरिक संवाद भी कहते हैं। ये सिर्फ यूं ही कोई शोर नहीं है हमारे दिमाग का। ये क्या कहती है, क्यों कहती है और इसे हम कैसे संभाल सकते हैं, ये जानना पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत अहम है। सही कहा। तो आज का हमारा फोकस यही है कि ये आवाज क्या है, इसका मनोविज्ञान क्या है, हमारी जिंदगी पर असर क्या डालती है, और सबसे जरूरी वो जो नकारात्मक आवाज होती है ना, उसे कैसे बदलें एक मददगार आवाज में। बिल्कुल। हमारे पास कुछ दिलचस्प रिसर्च और नोट्स हैं इस पर, तो शुरू करें। हाँ जरूर। तो सबसे पहले ये अंदरूनी आवाज है क्या असल में? साइकोलॉजी में इसे इंटरनल मोनोलॉग या सेल्फ टॉक कहते हैं। मतलब वो बातचीत जो हम लगातार अपने आप से करते रहते हैं, मन ही मन। हाँ, जैसे हम पुरानी बातें सोचते हैं या कल क्या करना है ये प्लान करते हैं, अपनी फीलिंग्स को समझने की कोशिश, ये सब वही है। पर ये आता कहाँ से है, मतलब दिमाग में कहाँ से? इसका सीधा कनेक्शन है ब्रेन के डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क यानी डीएमएन से। ये नेटवर्क तब ज़्यादा एक्टिव होता है जब हम बाहरी दुनिया पर ध्यान नहीं दे रहे होते, अपने अंदर झांक रहे होते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे सोचना, याद करना, फ्यूचर प्लानिंग, अपने बारे में सोचना, ये तर्क करने, प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी मदद करता है। लेकिन ये हमेशा हेल्पफुल तो नहीं होती है ना? कई बार तो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है ये आवाज। बिल्कुल सही। यहीं पर इसके दो खास रूप सामने आते हैं। एक है हमारा आंतरिक आलोचक और दूसरा आंतरिक प्रशंसक। और मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग उस आलोचक से ज्यादा वाकिफ हैं। वही आवाज जो नुक्स निकालती है, शक पैदा करती है, तुमसे नहीं होगा, तुम काफी अच्छे नहीं हो, ऐसी बातें। ये इतनी हावी क्यों रहती है? इसके कई कारण हो सकते हैं। अक्सर बचपन के अनुभव या समाज का दबाव या शायद दूसरों की आलोचना जिसे हमने अपना मान लिया हो। मजे की बात यह है कि इसका इरादा शायद हमें बुरा महसूस करने से बचाना होता है, फेलियर से, पर तरीका बहुत कठोर हो जाता है। हाँ, और ये फिर एंजाइटी, लो सेल्फ एस्टीम और वो जो इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है ना, जी बिल्कुल। ये महसूस करना कि हम अपनी कामयाबी के लायक नहीं हैं, उसे भी ये बढ़ाता है। और दूसरी तरफ वो एक धीमी सी आवाज प्रशंसक की, जी। जो कहती है तुम कर सकते हो, गलतियां तो होती हैं, सीखो इनसे, पर वो दब जाती है। हाँ, वो दब जाती है। प्रशंसक की आवाज हमारे अच्छे अनुभवों, कॉन्फिडेंस और दूसरों से मिले सपोर्ट से बनती है। उसे मजबूत करने के लिए थोड़ा एफर्ट लगता है। अपनी कामयाबियों को याद करना, खुद पर थोड़ी दया दिखाना, इन दोनों का बैलेंस जरूरी है। तो ये सिर्फ हमारे विचार नहीं है, इनका सीधा असर पड़ता है हमारी भावनाओं और कामों पर। ये काम कैसे करता है? यहाँ पर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी का सिद्धांत आता है। वो कहता है कि हमारे विचार हमारी भावनाओं को बनाते हैं और भावनाएं हमारे व्यवहार को। मतलब थॉट, इमोशन, बिहेवियर, ये एक चेन है। अच्छा। तो आपकी अंदरूनी आवाज असल में आपकी फीलिंग्स और आपके एक्शन को एक तरह से प्रोग्राम कर रही है। कोई उदाहरण दे सकती हैं इसका? जरूर। सोचिए ऑफिस में आपसे कोई छोटी सी गलती हो गई। अगर आपका आंतरिक आलोचक हावी है तो आप सोचेंगे मैं कितना बेवकूफ हूं, मुझसे हमेशा गड़बड़ होती है। नतीजा, आपको शर्मिंदगी महसूस होगी, चिंता होगी और शायद आप आगे ऐसी कोई जिम्मेदारी लेने से बचेंगे। सही। और अगर आंतरिक प्रशंसक एक्टिव हो तो तब शायद आप सोचेंगे ओके, गलती हुई, सबसे होती है, इससे क्या सीखा, अगली बार कैसे बेहतर करूं। नतीजा, आप थोड़ा रिलैक्स रहेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस करेंगे। सिचुएशन वही, पर अंदरूनी बात ने सब बदल दिया। वाह। हाँ, और अहम बात यह है कि ये आवाज सिर्फ एक नजरिया है, ये कोई आखिरी सच्चाई नहीं है। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब अगर ये सिर्फ नजरिया है तो इसे बदला जा सकता है। इसे मैनेज करने के क्या तरीके हैं? हाँ, बिल्कुल बदला जा सकता है। सबसे पहला और जरूरी कदम है जागरूकता, अवेयरनेस। अच्छा। बिना जज किए बस अपने विचारों को देखना, जैसे बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं। माइंडफुलनेस इसमें बहुत हेल्प करती है। ठीक है, विचारों को नोटिस करना, पर सिर्फ देखने से तो वो नेगेटिव आवाज जाएगी नहीं। उसकी पावर कैसे कम करें? बिल्कुल, यहीं पर दूसरा कदम आता है, आवाज को बाहरी बनाना और नाम देना।
जब कोई कठोर विचार आए तो उसे पहचाने, मन में कहें ओके ये मेरा आलोचक बोल रहा है या ये सिर्फ चिंता वाला थॉट है। अच्छा, उसको एक लेबल दे देना। हाँ, इससे आप उस विचार से थोड़ी दूरी बना पाते हैं, उसका असर कम होता है। लेकिन क्या उसे चैलेंज करना भी जरूरी है? सिर्फ नाम देना काफी है? नहीं, काफी नहीं। तीसरा कदम बहुत जरूरी है, कथा पर सवाल उठाना। खुद से पूछें, क्या ये विचार 100% सच है? क्या इसके खिलाफ कोई सबूत है? क्या इसे सोचने का कोई और ज्यादा मददगार तरीका है? आलोचक अक्सर बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलता है, उसे फैक्ट से चैलेंज करना जरूरी है। और अगर हमें पता है कि ये विचार गलत है पर वो बार बार आता है, तब क्या करें? तब आती है चौथी स्ट्रैटेजी, कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग, यानी संज्ञानात्मक पुनर्रचना। इसका मतलब है जानबूझकर एक अलग, ज्यादा बैलेंस्ड या पॉजिटिव नजरिया चुनना। जैसे मैं फेल हो गया के बजाय सोचना मैंने इस अनुभव से कुछ सीखा। ये बहुत मुश्किल है कि बजाय सोचना ये एक चैलेंज है, मैं इसे स्टेप बाय स्टेप कर सकता हूँ। ये एक कॉन्शियस चॉइस है। ये सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है। हाँ। लेकिन क्या ये आसान है करना? आसान तो नहीं कहूंगी, पर नामुमकिन भी नहीं है। इसमें प्रैक्टिस लगती है, लगातार, जैसे कोई मसल बनाते हैं ना। हाँ। वैसे धैर्य और प्रैक्टिस से धीरे धीरे ये आवाज बदलने लगती है। तो मतलब ये जो हमारी अंदरूनी आवाज है, ये कोई फिक्स्ड चीज नहीं है जिसे हमें बस झेलना है? बिल्कुल नहीं। ये हमारे डरों का आईना हो सकती है, हमारी असुरक्षाओं का भी, पर साथ ही ये हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है। ये एक ऐसा डायलॉग है जिसे हम खुद लिख सकते हैं, उसे शेप दे सकते हैं। सही। आलोचक को समझकर और प्रशंसक को थोड़ा बढ़ावा देकर हम ज्यादा शांत और रिजिलिएंट बन सकते हैं। तो आखिर में हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं कि आज आप खुद से क्या कह रहे हैं, और क्या उस बातचीत को थोड़ा और दयालु, थोड़ा और सच्चा बनाने के लिए आज एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं।